हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट की कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारा सिस्टम मैं शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं। अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ चार्ज का केस कंसीडर कर रहा था कि यहाँ पे करंट आईसी कंडक्शन करंट आ रहा है, बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और अगर एक पॉइंट कंसीडर कर लू ना पी और एक पॉइंट कंसीडर कर लू आर, जिनकी हाइट इस पर्टिकुलर एक्सिस से क्या है, सेम, ये हाइट सेम है, तो इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है सेम आती है। इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आती है। तो ये बात को बेस रख के कॉमन सेंस पता है क्या कहती है, जो हमारा कंडक्शन करंट होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होना चाहिए। आज इस चीज का प्रूफ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रहा है। तो अब आराम से बैठो और ध्यान से समझो क्या चल रहा है। अब ये कैपेसिटर मैंने कंसीडर कर लिया, इसके अंदर एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम टी के ऊपर चार्ज ग्रो कर रहा है, और मैंने क्या किया, एक ऐसी डीसी सप्लाई दे दी और एक ऐसी सप्लाई दे दी जिस करके मेरी वायर जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इसके अंदर कंडक्शन करंट क्या रह गया, कांस्टेंट। कंडक्शन करंट क्या रह गया, कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। लेकिन अब करंट तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन डायरेक्टली ये जो वायर्स है ना इनके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होकर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि चार्जिंग का केस कंसीडर कर रहा हूं। अब दिमाग में ये बात आएगी कि करंट कांस्टेंट कैसे रह गया, और मैंने जो डीसी सप्लाई दी है ना वो वेरिएबल दे दी। जैसे ही करंट कम होने लगेगा मेरी जो बैटरी होगी ना उसको वापस ज्यादा पावर देके करंट सर्किट में उतना ले आएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी करंट कांस्टेंट कैसे है सर्किट में मेरे। अब मैं 3 पॉइंट कंसीडर करने जा रहा हूं, एक पॉइंट P1, एक पॉइंट P2, एक पॉइंट P3, ठीक है। और जो मेरी पैरेलल प्लेट्स हैं इनकी जो एरिया वो एक सर्कुलर एरिया, इनकी जो क्रॉस सेक्शन है वो कौन सी है, सर्कुलर। अब पॉइंट P1 के ऊपर जो किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है इस आईसी करंट वाली वायर से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो लगाओ हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया, 0, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, 0। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किसका आएगा, कंडक्टिंग करंट का। कंडक्शन करंट की वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है यहाँ पे, 0, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल था, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होने करके सिर्फ आईसी करंट रह गया। आईसी करंट करके B.dl कितना आ गया, म्यू नॉट आईसी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आईसी बाय 2πr। तो पॉइंट P1 के ऊपर आपने वैल्यू क्या निकाल दी, म्यू नॉट आईसी बाय 2πr। लेकिन अब जो मैं पॉइंट कंसीडर करने जा रहा हूं ना, पॉइंट P2, वो इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ये बहुत राज खोलने वाला है। अब ध्यान से देखो इसको, जो पॉइंट P2 है वो भी मैंने डिस्टेंस r पे ले लिया। मान ले ये बीच में एक्सिस है ना, इससे उसी डिस्टेंस r पे जैसे पॉइंट P1 था। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि P1 और P2 की वैल्यू सेम आएगी। अब उसका रीजन देखो, ध्यान से देखो। अब पता है क्या हुआ, P1 P2, अब P2 मैंने उतनी डिस्टेंस पे ले लिया स्मॉल r पे, जो ग्रेटर देन कैपिटल R है। कैपिटल R क्या है, मेरी इन प्लेट्स का रेडियस, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर कंडक्शन करंट क्या हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल है, कंडक्शन करंट क्या हो गया, 0। देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और वो भी विद टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज। और इंक्रीज क्यों हो रही है, मेरा टाइम के साथ साथ ना करंट चाहे कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट ऐसा कर रखा है, लेकिन मेरे चार्ज जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना उनके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट, उनके ऊपर चार्ज बढ़ना शुरू हो रहा है, जिस करके हर मूवमेंट के ऊपर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो अगर इंक्रीज कर रही है, मगर एक और बात आपको याद होगी कि इन कैपेसिटर के आगे पीछे या इनके बाहर जिस वॉल्यूम के अंदर ये कैपेसिटर है, बेसिकली मान लो अगर इस वॉल्यूम के अंदर एक कैपेसिटर है तो सिर्फ इस वॉल्यूम के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इसके बाहर वैल्यू क्या होगी, 0। ये मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूं, बाहर वैल्यू क्या होगी, 0। अगर बाहर वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये मैं कैपिटल R ले लूं, इसको मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, इस कैपेसिटर को, जो ये इसका ना क्रॉस सेक्शन, बेसिकली मैं इसको मोड़ के दिखा रहा हूं। इसका क्रॉस सेक्शन देखो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था कैपिटल R। जो स्मॉल r है उस पॉइंट P का, जो पॉइंट P है, जो स्मॉल r उसका है वो उसका रेडियस है। पॉइंट P करके जो रेडियस बनता है ना उसका एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कहां पे कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल आर के रीजन के अंदर। बाहर की तरफ कितनी है, 0। तो इसके अंदर जो मैं एरिया कंसीडर करूंगा ना, अब सिर्फ वही एरिया कंसीडर करूंगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड है, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देयरफॉर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट आईडी। म्यू नॉट आईसी कितना हो गया, 0। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब यहां पे ध्यान दे लो, डी अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आगे डी फाई बाई डी टी करना है। अब फाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के लिए बनता था ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैंने क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। उसके अंदर एरिया क्या आता था कैपेसिटर की प्लेट का, इनटू और एरिया कौन सा करूंगा, ई इंटू ए वाला एरिया कौन सा होगा, एरिया पता है इस बार कौन सा होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके अंदर जो एरिया मल्टीप्लाई होगा वही होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पे आएगा वही एरिया, इससे इसकी मौज क्यूटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डिफरेंशिएट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे देखो मेरा आईसी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था, वो आईसी इक्वल टू कांस्टेंट का मैंने अपना अरेंजमेंट इस तरह किया था कि मेरा आईसी इक्वल टू कांस्टेंट आ सके। तो उसके करके मैं चार्ज को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, क्यूटी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इक्वल टू क्यू नॉट, या तो इसका मतलब हो गया इनिशियल चार्ज, मान लो मेरे कैपेसिटर पे कोई इनिशियल चार्ज था, प्लस जो चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है आईसीटी। और अगर नहीं मानना ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेना, ड्यू क्यू टी बाई डी टी क्या आएगा, ड्यू क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, आईसी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, आईसी आ जाएगा जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मेरे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद ये वैल्यू अगर उठा के मैं चार्ज के अंदर डाल दूं, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट की मौज लगा दूं क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर देखा जाए डिफरेंशिएट करो, हमारा बचेगा आईसी। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आईसी। तो वैल्यू क्या आ गई, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आईसी बाय 2 पाई आर। और ये पता है कौन सी वैल्यू आ गई, ये वही वैल्यू आ गई जो हमारे पॉइंट 1 के अंदर आई थी, ये वही वैल्यू आ गई जो हमारे पॉइंट 1 P1 के ऊपर आई थी। तो P1 के ऊपर जो वैल्यू आ गई ना, वो P2 के ऊपर भी वही वैल्यू आ गई। तो ये चीज पता है क्या बताती है, एक तरह से मेरा कंडक्शन करंट ना मेरे डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है हमेशा हमारे सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, जो उस कैपेसिटर प्लेट के अंदर है, लेकिन उसका रेडियस जो होगा ना, वो जो उसका डिस्टेंस होगा सेंटर लाइन से, ये कितना होगा, लेस देन कैपिटल आर। कितना होगा इस टाइम, जो स्मॉल आर होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा। तो इस केस के अंदर उसी तरह करना है, हमारा जो स्मॉल आर होगा इस बार बिग कैपिटल आर से छोटा होगा। तो इसके अंदर जो मैं एरिया कंसीडर करूंगा, पता है कौन सा करूंगा, वो सिर्फ ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ही मैं चेक कर रहा हूं, ये जो पाई आर स्क्वायर एरिया आएगा ना इसका, वो कंसीडर करूंगा। देयरफॉर ई लिंक्ड टू द एरिया कितनी है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब की बार कैपिटल आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं छोटा, इस बार जो मैंने एरिया कंसीडर किया वो छोटा वाला है। देयरफॉर बी डॉट डीएल कितना आ गया, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। और फिर वही बात, आईसी तो उसके अंदर फिर 0 है, कंडक्शन करंट क्या रह गया, आईडी। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी क्यूटी एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला तो ये तो सिर्फ कैपेसिटर का ही लगेगा, इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे कौन सा लगेगा, स्मॉल आर स्क्वायर। इसको खोल लो, क्यूटी को फिर वही डाल लो, क्यू नॉट प्लस आईसी इंटू टी, डिफरेंशिएट करो, कुछ इस तरह वैल्यू बचेगी, म्यू नॉट यहां पे इंटू 2 पाई आर करके नीचे डिवाइड कर लेना, कुछ इस तरह की वैल्यू बचेगी, म्यू नॉट आईसी बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। और ये आर पता है क्या बताता है कि इनसाइड कैपेसिटर, अगर मेरा रेडियस, ये मेरे कैपेसिटर की प्लेट का रेडियस, मेरे जहां पे मैं चेक कर रहा हूं वो डिस्टेंस स्मॉल आर से अगर बड़ा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, जब तक वो वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए तब तक वो लीनियरली इंक्रीज करेगी, जैसे ही वो वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया होगा कि आईसी इक्वल टू आईडी क्यों होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।